जाके आ जाओ जाकर। गुड इवनिंग एवरीवन। आगे अपना एक छोटा सा टॉपिक आज अपन लेते हैं जिसे कहते हैं इडियोटाइप ब्रीडिंग। अब बात को थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके डेफिनेशन पे आते हैं। इडियोटाइप, जिसे हम मॉडल प्लांट टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल प्लांट टाइप। और ये जो वर्ड बना वो एक वर्ड से बना, आइडियल टाइप या आइडियल प्लांट टाइप। आइडियल और टाइप को मिक्स करके इडियोटाइप। ठीक है, तो इसका मतलब यूं समझो कि एक तो अपन गांव में मकान बनाते हैं, अक्सर नक्शे का ध्यान नहीं रखते हैं। भाई जिधर से पैसे की आवक हुई उधर दीवार खड़ी कर दी, फिर खिड़की लगा दी नहीं लगाई, ठीक है, छत डल गई तो ठीक है, 2 बार तो टीन शेड से हम काम चला लेते 2-4 साल तो, और कलर कराते हुए तो बच्चे की शादी आ जाती। ठीक है, तो वो अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो एक तो वो होता है जहां पर हम बिना नक्शे से काम चलते हैं, हमें जरूरत के हिसाब से चल रहे हैं। दूसरा होता है, एक आदमी होता है जो बोलेगा नहीं यार 2 लाख रुपए नक्शे का लगेगा, 1 लाख रुपए नक्शा लगेगा, लेकिन मुझे एक नंबर अप टू डेट मकान चाहिए और इस तारीख में 6 महीने में 8 महीने में मकान रेडी चाहिए। तो उसी तरीके से हमारे पास एक ब्रीडिंग मेथड ऐसा है जहां पर जिस तरीके से मकान का ऑलरेडी नक्शा तैयार होता है कि मकान कैसा बनेगा। आजकल 3D एलिवेशन होता है, मतलब आपको एक एक पता होता है कि कौन सी चीज कहां रहेगी, बेड कहां रहेगा, हर चीज पता होती है। लाइट का स्विच बोर्ड कहां रहेगा ये भी पहले ही पता होता है। यूं देखो तो 3D आजकल वो पहन के पूरा घर ही घुमा देते पहले से, घर बनने से पहले। तो उसका यहां पर क्या लॉजिक है कि जब आप कभी कोई वैरायटी डेवलप करते हो और ब्रीडिंग मेथड के दौरान उसका पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल मॉडल हमें पता होता है कि हमारी वैरायटी बनेगी तो उसमें हाइट क्या होगी, उसमें कितना डेज है वो तो हमको क्लियर है, लीव्स कैसी होगी, लीव्स का पैटर्न क्या होगा, रूट कितने डीप तक जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर होती है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल मॉडल अगर किसी प्लांट का तैयार किया जाता है वैरायटी बनाते टाइम, तो उसे ही कहते हैं इडियोटाइप ब्रीडिंग कहते हैं। बात आ रही समझ में? तो ऐसे कुछ बहुत सारे कर रखे हैं, लेकिन हम तो कौन सी क्रॉप में किस साइंटिस्ट ने किया था उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन पर आते हैं, फिर आगे की चीजें समझते हुए चलेंगे। तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। क्रॉप इडियोटाइप, या इसे हम और कह सकते हैं मॉडल प्लांट टाइप। मॉडल प्लांट टाइप, इसके डेफिनेशन से पूरी चीज क्लियर होगी जो हमने अभी बात करी थी। या इसे हम कहना चाहें तो आइडियल प्लांट टाइप भी कह सकते हो। वैसे तो ऊपर के दो नाम ज्यादा प्रचलित हैं, इडियोटाइप या मॉडल प्लांट टाइप।
कर लिया नोट सबने? तो यहां सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की बात करी है, जहां पर क्रॉप इडियोटाइप, मॉडल प्लांट टाइप या आइडियल प्लांट टाइप। आइडियल वाला वर्ड एग्जाम कम मिलता है क्योंकि आइडियल प्लांट से इडियोटाइप बना हुआ है, ठीक है। तो मॉडल प्लांट टाइप कभी कभी एग्जाम में ये भी यूज हो जाता है। इसकी बात थोड़ी सी अपन स्टार्टिंग में जब हमने ब्रांचेस की बात करी थी, वहां पर कहीं बात करी होगी हमने फिजियोलॉजिकल ब्रीडिंग से, ठीक है। तो वही बात आगे लिंक भी करेंगे अभी अपन। तो यहां पर सिंपल सी जो बात हमने बोली थी कि यहां पर हम वैरायटी बनाने से पहले एक मॉडल तैयार कर लेते हैं। तो ए प्लांट मॉडल विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड ग्रेटर व्हेन डेवलप्ड एज ए वैरायटी। भाई हम कोई एक मॉडल प्लांट का तैयार कर लिए कि ये मॉडल अगर हमारा प्लांट ऐसा अगर तैयार हो गया फील्ड में तो उसकी यील्ड ज्यादा होगी जब ये वैरायटी की फॉर्म में तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं मॉडल प्लांट टाइप। या मॉडल मतलब क्या होता है, हम जानते हैं ना, कोई नक्शा बनाते हैं, कोई मॉडल बनाते थे पहले स्कूल में, तो वही चीज है। तो उसी तरीके से हम यहां पर मान के चल रहे हैं। मूविंग गोल कंटिन्यूअस प्रोसेस। कभी भी जो इडियोटाइप होता है वो परमानेंट नहीं होता है। जिस तरीके से मोबाइल की डिजाइन है वो भी परमानेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर भी परमानेंट नहीं है। जिस तरीके से आईफोन 13, 14, 15 पता नहीं क्या क्या आते जा रहे हैं, मैंने एक भी हाथ में नहीं लिया आज तक, तो मुझे नहीं पता कि उनमें क्या फर्क है। भाई वो कैमरे 2, 3, 4 होते जाते हैं वो पता है अपने को, ठीक है, अपने को मालूम नहीं है। तो वो क्या चीज है, कंटिन्यूअस है। जैसे जैसे आपका जो टाइम के साथ रिक्वायरमेंट है, आपके नेटवर्क से 4G 5G पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। उसी तरीके से आपकी फैशन जो है वो भी चेंज होती जा रही है। पहले पैंट जो फट जाती थी तो आजकल उसको रख के देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या हो गया, मूविंग गोल कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज हम कोई इडियोटाइप बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉप का, आज से 5 साल बाद इडियोटाइप डिफरेंट होगा, यानी कि वो चेंज होता रहेगा। मूविंग गोल, जो गोल कभी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। साथ ही यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्रोनॉमी का भी पूछा जाता है, टर्म इडियोटाइप एंड हार्वेस्ट इंडेक्स। आप जो एग्रोनॉमी में पढ़ते हो, हार्वेस्ट इंडेक्स, उन दोनों टर्म को देने वाले साइंटिस्ट है डोनाल्ड। 1968 में व्हाइल वर्किंग ऑन वीट का इडियोटाइप तैयार करते हुए उन्होंने ये टर्म दिया था। हार्वेस्ट इंडेक्स सभी को पता है क्या होता है? हाँ, वो तो फसल सूचकांक सबको ही पता है, ठीक है। इकोनॉमिक यील्ड आर डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, ठीक है। तो ये आर्थिक उपज और बटा जैविक उपज इनटू 100, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म, इडियोटाइप टर्म, दोनों ही किसने दिए? डोनाल्ड ने। कौन सी क्रॉप पे काम करते हुए? वीट पे। यानी कि यहां से हमें पता भी चल जाएगा कि वीट का इडियोटाइप किसने दिया था, डोनाल्ड ने। अभी आगे बात करेंगे। ये नोट कर लिया सबने? तो ये तो एक इडियोटाइप की बात हमने कर ली। डेफिनेशन कभी ऐसे पूछ लिए जाए तो ये इडियोटाइप के लिए जहां पर मॉडल की बात की गई, एक्सपेक्ट किया गया है कि ऐसी यील्ड देगा क्योंकि मॉडल है, ठीक है। आप नक्शा बना रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा मकान बनेगा, लेकिन हमारा मूड बदल गया ना, उस टाइम पे कुछ हम बदल देते हैं कि नहीं यार खिड़की इधर नहीं इधर लगा दो। उस तरीके से कभी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इडियोटाइप भी बदल सकता है। तो ऐसा मॉडल जिसमें ज्यादा यील्ड एक्सपेक्ट की गई है जब वो वैरायटी की फॉर्म में रिलीज होगा। क्लियर है बात? तो आगे कुछ चीज और अपन देखते हैं। इडियोटाइप ब्रीडिंग की, जो ये इडियोटाइप की डेफिनेशन थी, इडियोटाइप ब्रीडिंग की डेफिनेशन पे भी आ जाते हैं। चल जाएगा? मैंने कहा ये भी टेक्नोलॉजी हैंग हो रही हो पुरानी तो नहीं, वैसे नए हैं सारे, पर ऐसा क्यों हो गया, ये रोज होता नहीं है। नई स्लाइड ऐड नहीं हो रही होगी, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पर अपन बात करते हैं इडियोटाइप ब्रीडिंग की। आप इसको भी नोट कर सकते हो, फिर एक साथ सारी चीज अपन समझ रहे हैं, ज्यादा नहीं, गिने चुने 4-5 पॉइंट अपन इसमें बस बात कर रहे हैं। इडियोटाइप ब्रीडिंग क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहीं पर कवर करेंगे। मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट,
which is used to enhance genetic yield potential through genetic manipulation of individual plant characters. ईयर नहीं भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन ये डोनाल्ड का अक्सर टर्म 68 में दिया, लेकिन ये जो मॉडल दिया 63 में ही दे चुके थे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मॉक एंड पियर्स तो साबुन सुना है ना, बस फिर कोई टेंशन नहीं। कर लिया नोट सबने? जीआरएफ का एग्रोनॉमी और सोइल का बैच स्टार्ट हो गया है। प्लांट ब्रीडिंग का कब होगा, अब वो तो मुझे पता नहीं कब होगा, अगर यहां से जैसे ही अनाउंस होगा तो आपको
आपको पता चल जाएगा, अभी मेरे पास भी कोई खबर नहीं, ठीक है। तो फिलहाल सोइल और एग्रो तो कंफर्म आपके अनाउंस कर चुके हैं, तो उनके बैचेस तो भी स्टार्ट हो रहे हैं या हो चुके होंगे शायद। हाँ तो ठीक है, वो स्टार्ट होने वाले, पहले शायद डेट कुछ 24 वगैरह कुछ थी देखे शायद। हाँ हाँ, तो आपके जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका अभी तक कोई अपने पास इंफॉर्मेशन है नहीं, अगर अनाउंस होंगे तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। बार्ले में साइंटिस्ट का नाम है रास्मुसन, ठीक है। अपन देखते हैं सिंपल सी बात, जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा प्लांट इडियोटाइप, अब उस इडियोटाइप का यूज करते हुए आपको नई वेराइटी बनाना है, तो यहां पर कहते हैं मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, मतलब प्लांट ब्रीडिंग का मेथड है, सिंपल सी बात है, विच इज यूज्ड टू एनहांस जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल। हम हमेशा प्लांट ब्रीडिंग में कोई भी कैरेक्टर, स्पेशली हमारा यहाँ पर फोकस है यील्ड पर, और हम ये प्लांट ब्रीडिंग में कोई भी काम करते हैं तो हम जो फोकस करते हैं वो जेनेटिक लेवल पर हम यील्ड इंप्रूव करना चाहते हैं, जेनेटिक लेवल पर वो पर्टिकुलर ट्रेड कैरेक्टर हम इंप्रूव करना चाहते हैं। तो जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल आपको बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, बहुत अच्छी चीज ध्यान रखनी है कि इस मेथड के अंदर इंडिविजुअल प्लांट कैरेक्टर में इंप्रूवमेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लो मेज है, तो मेज में आपको यील्ड कंट्रीब्यूटिंग ट्रेड्स कौन से हैं, यील्ड को बढ़ाने वाले कैरेक्टर, ट्रेड और कैरेक्टर का मतलब एक ही होता है ना। तो यील्ड बढ़ाने वाले कैरेक्टर कौन से, जैसे हम कह देते हैं कि भाई नंबर ऑफ कॉब, भुट्टे अगर मेज के प्लांट पर एक आ रहे हैं, दो आ जाएंगे तो यील्ड बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, जो कॉब की लेंथ है अगर वो बढ़ गई, भुट्टे की लंबाई तब भी बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ ग्रेन्स पर रो, एक रो में, नंबर ऑफ रोज पर कॉब, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ग्रेन वेट, छोटे की जगह बड़ा जाना आ गया, तो इस तरीके से ये ऐसे जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो सारे यील्ड एनहांसिंग ट्रेट है, और हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर यहां पर इंप्रूव नहीं करते हैं, हम ऐसे सारे कैरेक्टर को हम इससे इंप्रूव करना चाहते हैं जो यील्ड बढ़ाने में काम करेंगे। तो कौन से ब्रीडिंग मेथड के अंदर इंडिविजुअल प्लांट कैरेक्टर पे फोकस होता है, तो इडियोटाइप ब्रीडिंग। आई से आई ध्यान रखेंगे, इंडिविजुअल प्लांट कैरेक्टर पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अंडरलाइन की। दूसरी बात है, कौन से कैरेक्टर है वो इंडिविजुअल भी यील्ड बढ़ाने वाले, यील्ड एनहांसिंग ट्रेड्स से, उन्हीं कैरेक्टर को हम यहां पर यूज करते हैं। इस मॉडल के अंदर हमने पहले ही बात करी कि यहां पर मॉडल कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल मॉडल पहले से तैयार कर लिया जाता है और उस अकॉर्डिंग हम वैरायटी डेवलप करने की बात करते हैं। स्लो मेथड है, टाइम लगेगा भाई, ठीक है। और यहां पर कौन से पैरामीटर्स को हम अक्सर इन्वॉल्व करते हैं, फिजियोलॉजिकल को कई बार इन्वॉल्व करते हैं, जैसे ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स को हम इन्वॉल्व करते हुए नई वैरायटी बनाने की बात करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो यील्ड बढ़ेगी, ट्रांसपिरेशन कम होगा तो भी यील्ड बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी बढ़ेगी तो भी यील्ड बढ़ेगी। तो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स पर हमारा फोकस थोड़ा ज्यादा होता है। क्रॉप इडियोटाइप कौन सी क्रॉप का किस साइंटिस्ट ने दिया, तो वीट का सबसे इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड ने दिया 1963, बाकी के ईयर नहीं भी याद रहे लेकिन साइंटिस्ट याद रखने हैं। राइस का जेनिंग्स ने दिया, मेज का मॉक एंड पियर्स ने, बार्ले का रास्मुसन ने। इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आया, जब भी आया अक्सर इनकी डेफिनेशन पर आता है, जो क्वेश्चन में पूछे जाते पॉइंट्स वो सारे अपन ने कवर कर लिए। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करें तो क्रॉप इडियोटाइप जो है उसे हम मॉडल प्लांट टाइप भी कहते हैं, आइडियल प्लांट टाइप भी कहते हैं, ठीक है। जहां पर हम एक मॉडल तैयार करते हैं और जब उसको वैरायटी के फॉर्म में तैयार किया जाए तो वो ज्यादा यील्ड देता है, वो मॉडल हमने कहा। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मूविंग गोल है। इडियोटाइप आपके टाइम के साथ चेंज होता जाएगा, ठीक है। इडियोटाइप और हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म डोनाल्ड ने दिया 1968 में व्हाइल वर्किंग ऑन वीट। 3 पॉइंट उधर पड़े, और उसके अलावा ये चीजें सिंपल सी, जहां पर वैरायटी बनाने के लिए हम इंडिविजुअल प्लांट कैरेक्टर पर फोकस रहेगा, वो यील्ड बढ़ाने वाले ट्रेड्स होंगे, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस को हम एक्सप्लोइट करेंगे, यूज करेंगे। स्लो मेथड है, जहां पर मॉडल तैयार करते हैं, तो डेफिनेशन में ही आ गया साइंटिस्ट, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। क्लियर है बात, कर लोगे, सिंपल है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला अपना जो सब्जेक्ट कह दो या एक तरीके से इसी का पार्ट अपन कह दे, सीड टेक की बात स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स उसके बाद में लेंगे, है ना। तो अगला लेते हैं सीड टेक।
समझते हैं थोड़ी बात, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है मैंने यहां पर। इसे हम ब्रीडिंग का नाम अगर देना चाहे तो मेंटेनेंस ब्रीडिंग कहते हैं। देखो ध्यान से समझते हैं। सर वर्टिफोलिया हॉरिजॉन्टल में सीन हो सकता है क्या? नहीं। वर्टिफोलिया मैंने याद रखने के लिए बोला था, वर्टी से वर्टिकल जीन जितने ज्यादा होंगे रेजिस्टेंस के, उतना ज्यादा आपके वर्टिफोलिया इफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। देखो ध्यान से समझते हैं बात को, फिर अपन इसकी आगे की चीजों पे आएंगे। सीड टेक्नोलॉजी की बात करें तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टेप्स फॉर वैरायटी डेवलपमेंट, या हमने एक और चीज बोली थी एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जहां पर हम सबसे पहला वेरिएशन को क्रिएट करते हैं या कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनमें सिलेक्शन करते हैं, जो अलग अलग सिलेक्शन मेथड हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम इवोल्यूशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि जो मेथड से आप जो कैरेक्टर की बात कर रहे हो वो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, या है या नहीं। इवोल्यूशन के बाद हम जो काम करते हैं वो सीड प्रोडक्शन का करते हैं। सिंपल सी बात आपको समझाऊं, जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लासेस अटेंड नहीं की होगी उनको एक पिक्चर क्लियर कर देते थोड़ा सा। देखो आप जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड। सिंपल से ट्रिक से याद रखेंगे एनबीएफआरसी। कैसे याद रखेंगे? एनबीएफआरसी, जो अभी आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि कोई भी, हमने बहुत सारे ब्रीडिंग मेथड पढ़े, तो वो जो प्लांट ब्रीडर है कैसे ये दोनों लिंक्ड है उनकी भी बात अपन करेंगे। जो प्लांट ब्रीडर है वो कोई नई वैरायटी बनाता है, तो वो जो जनरली बनाता है वो न्यूक्लियस सीड या कह दो ब्रीडर सीड। एक ही बात है, न्यूक्लियस और अगला ब्रीडर। हमारे इंडिया में मेन ब्रीडर का नाम चलता है, न्यूक्लियस का नाम इतना नहीं चलता। तो न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड दोनों ही प्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट खुद प्लांट ब्रीडर होता है, ठीक है। तो अपन आगे याद भी रखेंगे इन दोनों में सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इनको प्रोड्यूस ही कौन कर रहा है? प्लांट ब्रीडर। तो उस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, वैरायटी वही बना रहा है। तो सर्टिफिकेशन की न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड को कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी प्लांट ब्रीडर सीड बना रहा है, अब वो एक छोटे लेवल पर हम बात कर रहा है, भाई आधे बीघे से ज्यादा का वो ट्रायल नहीं लगाता है और छोटा लगाता है। अब वो ट्रायल लगा रखा है तो सिंपल सी बात है कि अब उसने सीड बना लिया एक अच्छी वैरायटी का, फॉर एग्जांपल डिजीज रेजिस्टेंट ट्रांसफर करना था, बैकक्रॉस मेथड से उसने कर लिया। अब उसका क्या होता है कि उसको टेस्टिंग करके देखा जाएगा। ये न्यूक्लियस ब्रीडर सीड की बात चल रही है। उसको अलग अलग पहले तो सीजन में लगा के देखेंगे, अलग अलग लोकेशन पर लगा के देखेंगे, उस क्रॉप की फेमस पॉपुलर जो आपकी चेक वैरायटीज है उनसे लगा के कंपेयर करके देखेंगे क्या ये पुरानी वैरायटी से बेटर है तो नई वैरायटी बनाऊंगी, तो क्या जरूरत है। ऐसा कंपैरिजन, ऐसा टेस्टिंग, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन, जांच करके देखेंगे, ठीक है। ये टेस्टिंग करने के बाद इसका रिलीज किया जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मूवी रिलीज होती है तो थिएटर में आती है और अपन देखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये जब तक टेस्टिंग के बाद रिलीज होगा, आपका जीनोटाइप है ये फिलहाल, इसे आप ब्रीडिंग लाइन कहते हो, जैसे ये रिलीज होगा इसके नाम के आगे वैरायटी लग जाएगा। म्यूटेशन से तो म्यूटेंट वैरायटी, हाइब्रिडाइजेशन से तो हाइब्रिड वैरायटी। बात आ रही समझ में? कब वैरायटी बोलते हैं? जब वो रिलीज हो जाता है, हिंदी में कहें तो विमोचित हो जाता है। और ये काम कौन करता है, अभी सारी बात आगे आएगी। दो कमिटी बना रखी है, एक एसवीआरसी स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी, जो स्टेट लेवल पर वैरायटी रिलीज करने का काम करती है। एक होती है सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी सीवीआरसी, जो सेंट्रल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर कोई वैरायटी रिलीज करनी है तो वो काम ये करेगी। रिलीज होने के बाद अब अपन अभी तक कहां चल रहे थे? न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड पे। अब ये कहां जरूरत पड़ रही है? तो जो सीड है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। ब्रीडर ने किया तो ब्रीडर ने इतना सीड नहीं बनाया कि हमारे हर फार्मर को हम पहुंचा सके। उसके लिए फिर जो काम किया जाता है वो किया जाता है सीड प्रोडक्शन। क्या किया जाता है? सीड प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि जो आपके पास इतना सीड है उससे इतना सारा बनाना है। एक थोड़ी क्वांटिटी के सीड को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है, और वो काम हम करते हैं। न्यूक्लियस ब्रीडर के बाद आते हैं फाउंडेशन, इंडिया में रजिस्टर्ड फॉलो नहीं करते हैं, फिर सर्टिफाइड, और वो सर्टिफाइड सीड का पैकेट पैक होकर फार्मर के हाथ में जाता है। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी डील कर रही है तो ट्रूथफुली लेबल सीड भी फार्मर के पास पहुंचता है। लेकिन मेनली हमारी बात
आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए विच सीड क्लास इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर्स फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन सर्टिफाइड। तो बात समझ में आ रही है, न्यूक्लियस से लेकर सर्टिफाइड तक अपन जाएंगे। तो हम ब्रीडिंग से कैसे लिंक हो रहे हैं, ब्रीडिंग में जो हमने डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स पढ़े, उन मेथड से किसी ब्रीडर ने वैरायटी बनाई, वो न्यूक्लियस सीड या ब्रीडर सीड है, उसको बहुत सारी क्वांटिटी में तैयार करना, उसे ही हम कहते हैं ये पूरा सीड क्लास का चेन। और फाइनली सर्टिफाइड सीड बहुत सारी क्वांटिटी में बन जाता है और इसे हम सीड प्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात समझ में आती है। इसको हमने एक नाम दिया मेंटेनेंस ब्रीडिंग, इसीलिए कि सीड की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो कभी कभी इसको मेंटेनेंस ब्रीडिंग, एग्जाम में नाम नहीं आया लेकिन कभी पूछ ले तो बता दिया मैंने। दूसरी बात, इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ प्योर सीड प्रोडक्शन। प्योर सीड प्रोडक्शन, प्योर सीड प्रोडक्शन का मतलब है, जैसे ही एक वर्ड यूज होता है हाई क्वालिटी सीड, क्या यूज होता है, हाई क्वालिटी सीड, यानी कि आप कोई भी चीज, जैसे आप जैसे कोई चीज ब्रांडेड लाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक तो क्या होता है, शक्तिनगर में दुकान है वहां से कपड़े खरीदने गया बंदा, दूसरा क्या होता है कि वो जाएगा जूडियो में, तीसरा वो जाएगा आपके बढ़िया से कैंटाबिलिया और कोई बड़े से आपके ट्रेंड से शोरूम में चला गया। अब उसको फर्क क्या महसूस होगा, क्वालिटी। ठीक है, जूडियो भी बढ़िया है लेकिन वो अब जिसका जो होगा, तो कुल मिला के क्वालिटी का मतलब क्या होगा, किसान के पास भी सीड पड़ा है लेकिन वो हाई क्वालिटी सीड नहीं है, वो उतनी अच्छी क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब क्या है यहाँ पे सीड के लिए, बात को समझते हैं। हमने कहा है इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ प्योर सीड प्रोडक्शन, मतलब जब भी आपका हाई क्वालिटी सीड बोला जाएगा, वो सीड ऐसा होगा जो जेनेटिकली प्योर होगा। जेनेटिकली प्योर का मतलब हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कोई दूसरी क्रॉप का सीड नहीं होगा, कोई दूसरी वैरायटी का सीड नहीं होगा उसी क्रॉप की, कोई वीड का सीड नहीं होगा, कोई डिजीज इन्फेक्टेड सीड नहीं होगा, कोई आपका इंसेक्ट डैमेज सीड नहीं होगा। ये सारी चीजों से मतलब कुल मिला के आपका जेनेटिकली प्योर, मेन बात कहें तो उसी क्रॉप की दूसरी वैरायटी या किसी दूसरी क्रॉप का सीड इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो जेनेटिकली प्योर। फिजिकली प्योर में यानी कि कोई कंकड़ मिट्टी नहीं हो, धूल मिट्टी नहीं हो, टूटा फूटा सीड, इंसेक्ट का खाया हुआ सीड नहीं हो, तो वो कहलाता है फिजिकली प्योर सीड। जेनेटिकली प्योर होगा, फिजिकली प्योर होगा, दो बात तो हमको पता चल गई कि ये प्योर सीड किसको कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात कहें, उसकी वायबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वायबिलिटी। इस बात को भी अपन क्लियर करते हैं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है ग्रेन, एक होता है सीड। एक होता है ग्रेन, एक होता है सीड। दोनों में अक्सर आपको कहीं इंटरव्यू में जाओ आप, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के बच्चों को पूछ सकते हैं, अक्सर वाइवा में हम जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था हम पूछते थे बच्चों को। तो ग्रेन और सीड में डिफरेंस क्या है, ग्रेन और सीड का अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो ग्रेन एक ही चीज है। देखो मान लो अपन ने फॉर एग्जांपल अभी मक्का है अपना, रबी खरीफ में लगा हुआ खेत में, इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। इस हार्वेस्टिंग करने के बाद हमने घर पे इस सीड को रखा हुआ है, कुछ हमने मार्केट में बेच दिया, कुछ हमने खाने के लिए रख ली, कुछ अगले साल बुआई के लिए रख दी। तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब जिसको हम खा रहे हैं वो उसको ग्रेन डायरेक्टली कह सकते हो, टेक्निकल चीज पे आ रहे हैं। जो सोइंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो उसे हम कह देंगे सीड। तो यानी कि अब इसको एक एग्जांपल से लेते हैं कि मान लो हमारे पास 5 साल पुराना गेहूं घर पे पड़ा है, कितना, 5 साल पुराना। अब वो 5 साल पुराना बीट अगर हम फील्ड में लगाने जाएंगे तो उतना अच्छा जर्मिनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसको अगर खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं, बढ़िया जितना उसका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है वो हमें प्रॉपर मिलेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। यानी कि ग्रेन और सीड चीज एक ही होती है, लेकिन जो सोइंग पर्पस में यूज हो उसे सीड कहते हैं और जो खाने में यूज हो वो ग्रेन। तो दोनों का टेक्निकल डिफरेंस पे अगर आए तो दोनों का डिफरेंस है वायबिलिटी का। ग्रेन में वायबिलिटी नहीं भी हुई तो काम चल जाएगा, ग्रेन को हमें बोना नहीं है। और सीड तभी कहेंगे जब वो वायबल होगा, जीवित होगा, और सीड तभी जर्मिनेट होता है जब वो वायबल होता है, जीवित होता है। तो बेसिक डिफरेंस हो गया कि सर सीड जो होता है, एक डिफरेंस तो आप ये कह सकते हो कि ग्रेन खाने में यूज होता है, सीड सोइंग में यूज होता है। दूसरा, सीड शुड बी वायबल, बट ग्रेन वायबल नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। बात आ रही समझ में? तो वायबिलिटी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जर्मिनेशन परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं, उन सारों को ध्यान रखते हुए जो सीड बनता है उसे प्योर सीड कहा जाता है। और जैसे मार्केट से आप सर्टिफाइड सीड का पैकेट लेके आओगे, वो सारी क्वालिटी, सारे फीचर्स को फुलफिल करते हुए वो सीड होता है, इसीलिए उसे हाई क्वालिटी सीड, इंप्रूव्ड सीड आप कहते हो। क्लियर है बात?
तो इन्हीं चीजों पे अपन आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन की बात करी थी, इससे पहले अपन एक सीड की डेफिनेशन और यहां पर बात कर लेते हैं, आप नोट करें इसको। वैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा तो सीड बहुत अच्छे से पता है, फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर जो सीड्स स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज फार्मर्स को देती है वो कौन सी कैटेगरी का सीड है? कई बार फाउंडेशन सीड भी फार्मर्स को सीड प्रोडक्शन पर्पज से प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो फाउंडेशन भी देती है स्टेट यूनिवर्सिटी, और मैक्सिमम जो सर्टिफाइड देती है। लेकिन अगर वो सीड प्रोवाइड करते टाइम बोला जा रहा है कि सीड प्रोडक्शन का सीड है, मतलब वो फाउंडेशन देती है। कुछ ज्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर है तो वो ब्रीडर भी ले आते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट में स्कीम चलती है बीज गांव योजना, ठीक है, तो उसके अंदर फाउंडेशन सीड किसानों को दिया जाता है, वो बहुत सारा फिर सर्टिफाइड सीड बना के गांव में आपस में यूज करते हैं, तो किसानों को फार्मर भी देते हैं। मतलब वो कमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए नहीं दे रहे, कमर्शियल खेती के लिए नहीं दे रहे, हम उनको किसके लिए दे रहे हैं? सीड प्रोडक्शन करो आप, कि भाई सर्टिफाइड कोई एजेंसी हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, एक फार्मर को दे दिया बढ़िया से फार्मर को, वो उससे बहुत सारा सीड बना उसके खेत में, वो सर्टिफाइड सीड बन गया और वो अपने फार्मर्स को बेच देगा, तो सारे फार्मर्स के पास सर्टिफाइड सीड पहुंच जाता है। तो कमर्शियल कल्टीवेशन में जो यूज होता है वो तो सर्टिफाइड ही होता है, लेकिन सीड प्रोडक्शन में बहुत बार फार्मर को अपन सर्टिफाइड भी देते हैं। टीएफएल नहीं हो सकता क्या? टीएफएल की अपन बात करेंगे, टीएफएल हमारी टेक्निकल चेन के अंदर नहीं आता, ट्रूथफुली लेबल सीड, उसकी अपन पूरी बात आगे करेंगे। सीड की बात करें अपन, ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो। आप आगे आगे मेरे साथ चलते जाना, सारी चीजें आपके सारे डाउट क्लियर करते चलेंगे। एक साथ अपन सारी चीजें लेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। इंटैक्ट एम्ब्रियो, stored food and seed code which is viable. ये इसकी बॉटनिकल डेफिनेशन है, तो आप यहां पर कह सकते हो बॉटनिकली। लेकिन इसकी एक डेफिनेशन और हम बात कर सकते हैं ब्रॉड सेंस में।
SVRC स्टेट वेराइटल रिलीज कमेटी, CVRC सेंट्रल वेराइटल रिलीज कमेटी। फुल फॉर्म मैंने लिखी नहीं है यहाँ पर, आपको लिखनी है। स्टेट वेराइटल रिलीज कमेटी, वेराइटल रिलीज कमेटी, सेंट्रल वेराइटल रिलीज कमेटी। जेनेटिक प्यूरिटी मैंने आगे पूरी बात करेंगे, फिर भी वापस से बता देता हूं। जेनेटिक प्यूरिटी के लिए मेन चीज होनी चाहिए कि जिस क्रॉप का आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो उस क्रॉप की दूसरी वैरायटी का सीड उसके अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए। मान लो हमारे पास कोई सीड है किसी वैरायटी का, उसके अंदर फॉर एग्जांपल वीट का सोनालिका का सीड हमारे पास है, उसमें कल्याण सोना का सीड भी थोड़ा बहुत पड़ा है, तो क्या ये जेनेटिकली प्योर है? क्या नहीं। दूसरी क्रॉप का सीड, वीट में कुछ राइट्स का सीड भी पड़ा है, कुछ बार्ले का भी पड़ा है, तो क्या ये जेनेटिकली प्योर है? नहीं, क्योंकि फील्ड में लगाएंगे तो वहां पर इंप्योरिटीज दिखेगी ढेर सारी। नोट कर लिया सबने? तो हमने पहली बात करी है सीड। बॉटनिकली जो हम पढ़ते हैं उस डेफिनेशन पर पहले आते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। हमने पूरी बात पढ़ रखी है। एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के अंदर हमने बात करी थी आपके ओव्यूल की, ठीक है, सॉरी ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फिर था एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक जो यानी कि ओव्यूल जो था वो बनाता है आपका सीड बनाता है, ओवरी है वो बनाती है फ्रूट। सीड कहां होता है? फ्रूट के अंदर होता है। तो हमेशा डेफिनेशन में फर्टिलाइज्ड होना चाहिए। सीड तभी बनेगा जब ओव्यूल फर्टिलाइज्ड है, यानी कि सीड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, ठीक है। ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, उसके अंदर पहली चीज होनी चाहिए एक इंटैक्ट एम्ब्रियो, मतलब एक पूरा एम्ब्रियो होना चाहिए, डैमेज एम्ब्रियो नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात एम्ब्रियो हो। दूसरी बात उसके अंदर स्टोर्ड फूड होना चाहिए, क्योंकि सीड आपके पास पड़ा है तो वो उसका वो एक सीड एक लिविंग एंटिटी है, जीवित होता है सीड। अगर वो मर गया जिस सीड तो फिर आपका जर्मिनेशन कभी भी नहीं होगा। तो उसको अपना काम चलाने के लिए फूड उसके पास होना चाहिए। सीड कोट होगी, बाहर वाली को टेस्टा कहते हैं, आउटर सीड कोट को, इनर को कहते हैं टेगमेन। पढ़ा था अपन ने, पूरी बात बताई थी। आउटर इंटेगमेंट फॉर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स टेस्टा यानी कि आउटर सीड कोट, इनर इंटेगमेंट फॉर्म्स टेगमेन यानी कि इनर सीड कोट। वो सारी बात अपन ने पढ़ी थी। और सबसे खास बात ये होना चाहिए वायबल, बॉटनिकली उसे कहते हैं सीड। कई बार इसकी डेफिनेशन पर क्वेश्चन आ जाता है, तो पहला ध्यान देंगे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज एम्ब्रियो लिख दे, फर्टिलाइज ओवरी लिख दे, और भी कुछ लिख दे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है वायबल, जो डेफिनेशन में होना जरूरी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। सी डीज और ऑप्शन बना देता है, ठीक है। दूसरी बात ब्रॉड सेंस में, बॉटनिकली अगर हम बात नहीं करें तो सीड हम किसको कह सकते हैं? हम कई सारी क्रॉप ऐसी है जहां पर बिना सीड के भी हम काम चला रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें शुगर केन, हम कभी सीड लगाने की बात नहीं करते, हम सेड से काम चलाते हैं। तो ब्रॉड सेंस में सीड टेक्नोलॉजी के अंदर जनरल बात करो, एनी प्लांट पार्ट यूज फॉर कमर्शियल मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए क्रॉप। एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाने के लिए प्लांट का जो भी पार्ट यूज हो सकता है, चाहे सीड हो या उसका कोई वेजिटेटिव पार्ट हो, वो सारे ही सीड कहलाते हैं ब्रॉड सेंस में। लेकिन बॉटनिकली उसकी सीड की डेफिनेशन नहीं है। क्लियर है बात? अगर शुगर केन बोला गया और उसकी सीड रेट बोली गई तो ऑटोमेटिकली वेल अंडरस्टूड होता है कि क्या सेट के लिए बोल रहा है। क्लियर है बात? आगे बोला है जो बात दोनों मैंने बताई थी, इंप्रूव्ड और क्वालिटी सीड, ठीक है। सीड ऑफ रिलीज एंड पॉपुलर वैरायटी प्रोड्यूस बाय साइंटिफिक मेथड, यानी कि प्रॉपर ब्रीडिंग मेथड से डेवलप हुआ है और सिस्टमेटिकली सर्टिफाइड सीड बना है। जो रिलीज वैरायटी का सीड है वही कहलाएगा इंप्रूव्ड सीड या क्वालिटी सीड, साइंटिफिक मेथड से डेवलप्ड है, ठीक है। दूसरी बात वैरायटी, मैंने बोला जीनोटाइप या लाइन जब वो रिलीज हो जाएगी तब उसको नाम हम दे देंगे वैरायटी, और रिलीज करने का काम करता है स्टेट वैराइटल रिलीज कमेटी या सेंट्रल वैराइटल रिलीज कमेटी। क्लियर है बात? तो ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि हम कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते सर वैरायटी और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है?
बच्चे कई बार क्या पूछते हैं, अरे सुन ले भाई, दोनों थोड़ी देर बाहर घूम के आ जाओ। अरे तो मैं वो 3 बार बोला, और पूछेगा तो और बता दूंगा, पर अभी जो बात पूछ रहा हूँ फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। वैरायटी और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस होता है, अब तुम ही बताओ मुझे। बच्चे कई बार पूछ देते हैं कि वैरायटी अलग है सर ने, हाइब्रिड अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम अक्सर समझ ये लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो उनसे वैरायटी डेवलप हो रही है, और जब हाइब्रिडाइजेशन से हो रहा था हाइब्रिड, ये गलत कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात है, हाइब्रिड भी अगर कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज होगा, हाइब्रिड हमने किसको बोला है, F1 प्रोजेनी को बोला है। दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉसिंग हुई, F1 प्रोजेनी बनी, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। जब वो हाइब्रिड कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए वो भी यूज होगा, जब वो रिलीज होगा तब उसको भी हम हाइब्रिड वैरायटी ही कहेंगे। बात आ रही समझ में? हाइब्रिड हमारा एक ब्रीडिंग मेथड है, ना कि हाइब्रिड कोई अलग से चीज है, लेकिन हाइब्रिड इतने पॉपुलर है कि उनकी एक अलग ही कैटेगरी मान के चलते हैं, ठीक है, जिनको आप संकर कह देते हो। तो ये अपन ने कुछ डेफिनेशन वाइज बात करी, जहां पर सीड की डेफिनेशन और ये छोटी मोटी डेफिनेशन अपने को ध्यान रखनी। बढ़े आगे, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहां पर सीड टेक से हर एग्जाम में ईयर का क्वेश्चन अक्सर आता है कि फलाना एक्ट या कोई रूल कब आया, कब इंप्लीमेंट हुआ, वो सारे अपन एक साथ नोट करते चल रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप मेरे साथ ही नोट करेंगे, और हम यहां पर हेडिंग रखेंगे स्पेशल पॉइंट करके। कोशिश है लगभग सारे यहीं पे अपन कवर करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से भी पूरा आने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। तो फिलहाल मैं नोट करता जाऊं, फिर आप अपन आगे बात, मतलब आप नोट करते जाना मेरे साथ, फिर अपन समझ लेंगे उसको। कोशिश है सीक्वेंस वाइज चलेंगे अपन ईयर का, तो याद रखने में आपको थोड़ा ठीक रहेगा। HQ मतलब हेडक्वार्टर। सिंपल सा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कहां पर है, न्यू दिल्ली में। अब ये हेडक्वार्टर से मुझे याद आया, कहीं एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहां पर है, मुंबई, यही बोल रहे हो ना? ये कोई मैं हाँ, इसका जो नाबार्ड का मुंबई आंसर जाता है। एक बार मैं खुद बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेपर देने मुंबई ही गया था मैं, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था स्पेशली, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ और भी चीजें हो तो आपने पढ़ी हो, लेकिन एक जनरल जो उसका हेडक्वार्टर मुंबई आंसर ही जाता है, तो इसलिए मेरे को याद है, मैंने आपको बता दिया। तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। आप नोट करो पूरा, मैं एक एक आराम से एक्सप्लेन करते हैं इसको। जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप भी अंडरलाइन करते जाना, तो आपको बड़ा काम की चीजें वहीं मिलती जाएगी।
एक बार इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने डेट भी लिखी है, डेट आपको नहीं याद रहे कोई चिंता नहीं है, ठीक है, आपको ईयर याद होना जरूरी है। ये मोस्टली अपना जो सीटेक का नोट्स रहेगा उसमें मैं अपने स्पेशली सीट का एक एग्जाम होता है राजस्थान में, एस्को करके, असिस्टेंट सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर, सबसे अच्छे सीट के क्वेश्चन वही मिलते हैं, वो आपके कोशिश करके आपके नोट्स में कवर करवा देंगे ताकि आपके कोई से एग्जाम के सीट के क्वेश्चन अटकेंगे नहीं। सीट के एग्जाम के क्वेश्चन होंगे मतलब आप सोच के चलोगे अच्छे ही क्वेश्चन होंगे वहां, वो मोस्टली क्वेश्चन होगा अपने क्लास में कवर करवाते हुए चलेंगे, तो उससे आपका ये होगा कि कितने हाई क्वेश्चन पूछेगा लगभग आपका अपनी क्लास से कवर हो जाएगा। कर लिया नोट्स सबने? तो सबसे सिंपल सा पहली बात लिखिए, सीड वाज डिक्लेयर्ड एज एसेंशियल कमोडिटी अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। एसेंशियल कमोडिटी का मतलब आवश्यक वस्तु, बीज को आवश्यक वस्तु का दर्जा दिया गया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। तो ये कौन से एक्ट में सीड को एसेंशियल कमोडिटी माना गया, तो कभी यही पूछ ले, ईयर तो ध्यान रहे, सिंपल सी बात है, ये हमारा ईयर वाइज स्टार्टिंग अपन ने करी है। दूसरी उसके बाद है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एनएससी, राष्ट्रीय बीज निगम जिसे हम कहते हैं, उसके हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। क्वेश्चन में पूछा जाता है, सिंपल सी बात है लेकिन इसलिए हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है ये एस्टेब्लिश कब हुआ? 1963 में, 1963 में। कई बार अच्छा क्वेश्चन बना के जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अगर आगे लिख दे तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी और उस टाइम पे हम कमजोर पड़ जाएंगे कि आंसर कैसे दें, तो हल्का सा ध्यान रखेंगे जुलाई 1963 में। वैसे तो ईयर पर ही क्वेश्चन आया है अक्सर। दूसरी बात है जो बहुत बार क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में मिलता है, नेशनल सीड एक्ट का हो या इंडियन सीड एक्ट, बीज अधिनियम जिसको कहते हैं,
वो आपका पास कब हुआ, एक तो पार्लियामेंट में पास होता है और बाद में वो लागू होता है, जैसे जीएसटी बिल था, लोकपाल बिल था, ऐसे आप सुनते हो, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या होता है, एक बार तो पार्लियामेंट में पास तो हो चुका था, ठीक है, कब हुआ था ये 66 में, लेकिन लागू कब हुआ 1969 में। कई बार इस पे बच्चे गलत आंसर करते हैं, जब वो पूछेगा इंप्लीमेंट या दूसरा कहें अपन केम इनटू फोर्स, तो वो वहां पर पहला ऑप्शन 66 दे देगा, उल्टा आपको गलत करवाने की। हमें सीधा से ध्यान रखना है, आया 66 में था, लागू 69 में हुआ था, सीधी बात। वर्ड ऐसे यूज होते, पास्ड और इनेक्टेड, इंप्लीमेंटेड और केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। वैसे ये कब हुआ, तो गांधी जयंती है, तो सीधा सा ये इसलिए, पर ये तारीख आप नहीं भी याद रखोगे कोई चिंता नहीं है, ईयर मैंने अंडरलाइन किया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन उसी पे है। दूसरी बात होती है सीड रूल, ठीक है, बीज नियम जिसको कहते हैं, नोटिफाइड हुए, जो हुए 1968 में, इंप्लीमेंट हुए 1969 में, सेम इसका और इसका इंप्लीमेंट सेम ईयर में, लेकिन हम एक एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। नेशनल सीड प्रोजेक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय बीज प्रोजेक्ट अपन कहें या परियोजना कहें, 1976 में, और उसी एनएसपी के अंडर में राजस्थान में स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश किया गया, जिसको पूरा अगर उसका शॉर्ट फॉर्म से लोग जनरली उसको आरएसएससी कह देते हैं, लेकिन पूरा नाम है RSSCL, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका ऑफिस हर जगह मिलेगा, उदयपुर में भी होता है। जो डायरेक्टली कोई कहे कि यार मुझे चने का सर्टिफाइड सीड लाना है, सीधा आरएसएस से जाके आदमी ला सकते हैं। एनएससी का ऑफिस भी उदयपुर में मिल जाएगा, जहां से आप सीड परचेस कर सकते हो। तो ये किसके अंडर में ये एस्टेब्लिश हुआ था, एनएसपी, नेशनल सीड प्रोजेक्ट के अंडर में, 2 साल बाद 1978 में राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर है बात, ठीक है। इससे आगे की बात अपन अगली क्लास में ले लेंगे, और भी कुछ ईयर की बात है। सर अभी एनएससी की वैकेंसी आ रखी है, बिल्कुल एनएससी की वैकेंसी आ रखी है, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।